हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ दिल्ली सल्तनत शब्दावलियों के लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए आज जो शेष बचा हुआ पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है मित्र, और ये सब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन सारे शब्दों का यूज अगर आप देखिए आए दिन इसका कोई ना कोई यूज करता रहता है। अभी आप कलेक्ट्री कचहरी में पहुँच जाइए तो आपको ढेर सारे ऐसे दिल्ली सल्तनत काल और मुग़ल काल के शब्द सुनने को मिलेंगे और आम लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो इन शब्दों की जानकारी होना भी आपके लिए क्या है, आवश्यक है। आइए देखते हैं, शेष बचे हुए शब्दों को भी कवर कर लेते हैं। देखिए मित्र, मिल्क एक शब्द है। मिल्क का मतलब होता है संपत्ति, लेकिन मध्यकालीन युग में इसका अर्थ राज्य द्वारा आवंटित या प्रदत्त भू राजस्व अर्जन करने वाली भूमि कहलाती थी। ठीक है, प्रदत्त भू राजस्व अर्जन करने वाली भूमि कहलाती थी। तो मिल का मतलब क्या होता था? संपत्ति से लिया जाता था। किससे लिया जाता था मित्र? संपत्ति से लिया जाता था। और मिल्क क्या होता था? ये एक तरीके से प्रदत्त होता था। प्रदत्त मतलब कि योग्यता के आधार पर अर्जित न कर ये एक तरीके से आनुवंशिकी के आधार पर अर्जित की हुई भूमि होती है, और जो आनुवंशिक के आधार पर अर्जित की होती है उसको हम प्रदत्त के रूप में जानते हैं, और ऐसे भूमि को हम क्या कहते हैं? मिल्क कहते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं मोहल्ला। नगर का कोई हिस्सा या इलाका मोहल्ला कहलाता है। नगर के कई हिस्से होते हैं तो प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहते हैं? मोहल्ला कहते हैं। अगला देखते हैं मुहसिल। मुहसिल, ठीक है मित्र, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मुहसिल का मतलब होता है एकत्रित या वसूल किया गया कर कहलाता है। मुहसिल एकत्रित या वसूल किया गया कर कहलाता है। अगला देख लेते हैं मुहतसिब। नैतिक मूल्यों तथा सार्वजनिक नैतिकता कानून व्यवस्था को निगरानी करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? मुहतसिब कहलाता है। क्लियर? मुकद्दम, ग्राम प्रधान मुखिया को क्या कहते हैं हम? मुकद्दम कहते हैं। मुक्ता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुक्ता इंपॉर्टेंट है। गवर्नर अथवा बड़ी एकता का प्रभारी होता है। ठीक है, तो मुक्ता समझ लीजिएगा, मुक्ता किसको कहते हैं? गवर्नर कहते थे। लेकिन ये बड़े इक्तेदार को मुक्ता कहा जाता है। लेकिन छोटे के लिए अगर हम देखेंगे, छोटे इक्ते के लिए तो वहाँ नाजिम जैसे शब्द का यूज किया गया है। अगला देखते हैं मुसारत। मुसारत मतलब जुर्माना अथवा आर्थिक दंड को क्या कहा जाता है? मुसारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसारत। आर्थिक दंड को मुसारत कहा जाता है। मुशरिफ। मुशरिफ मतलब होता है लेखाधिकार। मुशरिफ का मतलब लेखाधिकार होता है। मुशरिफ ए मुमालिक, सभी प्रांतों का लेखा अधिकारी होता है। कौन? मुशरिफ ए मुमालिक का मतलब सभी प्रांतों का लेखा अधिकारी को हम क्या कहते हैं? मुशरिफ ए मुमालिक कहते हैं। मुशरिफ ए मुमल्लकत। मुशरिफ ए मुमल्लकत। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये समुच्ची सल्तनत काल का लेखा अधिकारी होता है, जिसे महालेखा अधिकार कहते हैं। महालेखा अधिकार, तो जिसे नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, तो भारत में इस समय एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में आप देख रहे हैं कई तरीके के क्या हैं? कई तरीके के लेखा अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा नियंत्रक महालेखा परीक्षा की टाइप की तरह कार्य करता था उसे दिल्ली सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? मुशरिफ ए मुमल्लकत कहा जाता है। जी मित्र, हाँ, इसी तरीके से आप देखेंगे काजी शब्द यूज किया गया था दिल्ली सल्तनत काल में। तो वो तो सही है कि एक तरीके से केंद्र के स्तर पर न्यायालय है, राज्य के स्तर पर न्यायालय है, जिला के स्तर पर न्यायालय है। तो काजी भी इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत काल में आपने देखा था कि जिला से लेकर प्रांत से लेकर केंद्र तक काजी शब्द यूज किया गया है। लेकिन लेखा अधिकार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिला, प्रांत और केंद्र के स्तर पर है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो केंद्र के स्तर पर सिर्फ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है, बाकी डिस्ट्रिक्ट और प्रांत के स्तर पर लेखाकार की बात नहीं की गई है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि मुशरिफ ए मुमल्लकत, जो समुच्ची सल्तनत काल का लेखा अधिकार होता था, जिसे हम महालेखा अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है बताइए? 148 से प्रारंभ है ना, 148 से प्रारंभ है। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे 141 से लेकर आपको 52 तक बताया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में। इसके बाद देखिए रैयत। रैयत मतलब यहाँ पे क्या होता है? रैयत का मतलब होता है प्रजा या कर अथवा राजस्व देने वाली जनता। ठीक है, रैयत एक परिवार किसे कहते हैं? प्रजा की देखभाल करना। राणा शब्द यहाँ पे लिखा गया है, तो राणा मतलब हिंदू शासकों या अधीनस्थ शासकों की श्रेणी होती है, इसे राणा
कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद देखिए लंगर खाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र, लंगर खाना को आप याद कर लीजिए। लंगर खाना उसे कहते थे जहाँ पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता था, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता था, लंगर खाना कहा जाता था। ठीक है, रसोइया घर भी था, यहाँ पर लिखा हुआ है लंगर प्रदान करने वाला स्थान, निःशुल्क भोजन देने वाला रसोइया को हम क्या कहते थे, लंगर खाना। अगला देख लेते हैं लश्कर ए गार। लश्कर ए गार, तो लश्करगार इंपॉर्टेंट है, सैनिक शिविर को लश्कर ए गार कहा जाता था। वकीलदार बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, वकीलदार दिल्ली सल्तनत में वकीलदार उसे कहा जाता था जो न्यायालय में यानी काजी के असिस्टेंट के रूप में कार्य करता था, सहायक के रूप में कार्य करता था, उसे वकीलदार कहा जाता है। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एसडीएम वाला जो पद है वो एक तरीके से अपने आप में वकीलदार के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में इस एसडीएम वाला जो कार्य किया जा रहा था, दिल्ली सल्तनत में उसको वकीलदार के रूप में कार्य किया जा रहा था। वजह मतलब धन या वेतन, धन या वेतन को उस समय क्या कहा जाता था, वजह कहा जाता था। इसके बाद वलायत, वलायत मतलब क्या होता है, विदेशी धरती का देश, विदेशी धरती का देश। ठीक है मित्र, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं वली। वली मतलब क्या होता है, गवर्नर या प्रांतपति को भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वली कहा जाता है। क्लियर। वक्त किसे कहा जाता है, भूमि अनुदान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। वक्त मतलब भूमि अनुदान। ठीक है, वक्त मतलब क्या होता है, भूमि अनुदान को ही क्या कहा जाता था, वक्त कहा जाता था। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके पहले आप देखेंगे इक्ता शब्द भी यूज किया गया है। इक्ता शब्द यूज एक तरीके से वेतन के रूप में यूज किया गया था। हाँ, वेतन के रूप में नगद वेतन न देकर जब कार्य के बदले भूमि दी जाती थी तो उसको इक्ता कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वक्त। वक्त मतलब भूमि अनुदान देना, दोनों में अंतर है, वक्त और इक्ता में, ध्यान रखिएगा। शहजादे, शहजादे का मतलब सुल्तान के पुत्र या राजकुमार, आपने अक्सर नाम सुने होंगे फिल्मों में शहजादे। शहजादे का मतलब क्या, एक तरीके से सुल्तान के पुत्र या राजकुमार। क्लियर। फिर अगला हम देख लेते हैं शरीयत। शरीयत मतलब सिख नायक या भूभाग का प्रधानमंत्री क्या कहलाता है, शरीयत। सिख नामक भूभाग का प्रधानमंत्री क्या कहलाता है, शरीयत कहलाता है। फिर सहस, व्यापार, महाजन, साहूकार आदि को हम क्या कहते हैं, सहस कहते हैं। ठीक है। सर्राफ, ये अच्छा शब्द है, सर्राफ। सर्राफ का मतलब क्या होता है, सर्राफ का मतलब ये होता था मुद्रा विनिमय करने वाला व्यापारी या सहायक, मुद्रा विनिमय करने वाला। ठीक है, तो मुद्रा विनिमय करने वाला यानी कि एक्सचेंज करने वाला क्या कहलाता था, सर्राफ कहा जाता था। आज का मुद्रा विनिमय करने का कार्य कौन करता है, मुद्रा विनिमय करने का कार्य आरबीआई बैंक करती है कि नहीं करती है, वो भी एक्सचेंज करती है। ठीक है, लेन देन का कार्य करती है कि नहीं करती है। बैंक मतलब एक सर्राफ ही होता है। ठीक है, जो मुद्रा विनिमय करने वाला व्यापारी या साहूकार। ठीक है, तो उस समय बैंक समझ लीजिए कि सर्राफ के रूप में कार्य करती थी। सौदागर ए मिजानी, तो सौदागर ए मिजानी मतलब तोल माप का प्रभारी मंत्री होता था, तोल माप का प्रभारी मंत्री होता था। सुहाना पुलिस प्रमुख नगर का प्रमुख होता था, पुलिस प्रमुख नगर का जो होता था पुलिस प्रमुख होता था, और ये क्या होता था, नगर का प्रमुख होता था सोहाना। ठीक है, नगर प्रमुख, अरे भाई एसपी का नाम तो सुने होंगे जो आईपीएस के थ्रू जाते हैं, तो सुहाना शब्द आप यूज कर लीजिएगा। हुक्काम, हुक्काम मतलब एक तरीके से सत्तारूढ़ वर्ग के अधिकारी, उसको क्या कहा जाता था, हुक्काम कहा जाता था, जो सत्तारूढ़ वर्ग के अधिकारी हो। ठीक है, अगला देखते हैं हुक्काम ए बनवर्द, तो उत्पादन लागत का सिद्धांत। उत्पादन लागत का सिद्धांत का मतलब समझ रहे हो, उत्पादन लागत सिद्धांत एक तरीके से ये इकोनॉमिक का विषय है। ठीक है, कि अगर उत्पादन अधिक हो रहा है तो उपभोक्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमतें पे क्या प्रभाव होता है, तो इसी को कहा जाता है उत्पादन साधन लागत। यानी कि एक तरीके से महंगाई का कम होना और महंगाई का अधिक होना उत्पादन साधन लागत सिद्धांत पर कार्य होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हुक्म ए बर्नाद। क्लियर। अगला देखते हैं हुक्म ए हासिल, फसल के अनुसार भू राजस्व का आकलन करना। हुक्म ए हासिल, भाई भू राजस्व का आकलन कैसे करोगे, फसल के अनुसार करोगे। अगर हम देखते हैं कि अगर एक तरीके से
अच्छा कृषि नहीं हो पाएगा तो हम राजस्व की वसूली कहाँ कर पाएंगे, और जब राजस्व की वसूली नहीं कर पाएंगे तो आप जानते ही राजकोष मजबूत नहीं होगा, और राजकोष मजबूत नहीं होगा तो योजना संबंधित कार्यों पर क्या पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और फिर राष्ट्र क्या हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था पे क्या टिकी होती है, किसी भी राष्ट्र की नींव टिकी होती है अर्थव्यवस्था पे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अगला देखते हैं हुक में ए, महसत माप या भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का आकलन करना। ठीक है, भूमि का पैमाइश होती थी, यानी कि कौन भूमि कितनी पड़ती होती थी, कितने भूमि पर खेती की जाती थी, कितने ज़्यादा उपजाऊ थे, कितने कम उपजाऊ थे, कितने रेगिस्तान पे थे, कितने मरुस्थल पे थे। इसके आधार पर भूमि पैमाइश करके ये भी आकलन लगाया जा सकता था कि कितना ज़्यादा फसल उत्पादित हो सकता है, जिससे कि टैक्स वसूली की जा सकती है। क्लियर। अगला देखते हैं हुक में ए, मुसाहिदा। हुक में ए, मुसाहिदा। ठीक है, तो केवल निरीक्षण या सर्वेक्षण के आधार पर भू राजस्व का आकलन करना है। सर्वेक्षण और निरीक्षण का मतलब एक तरीके से पूछताछ करना। ठीक है, पूछताछ करना, एक दूसरे से पूछताछ करके एक तरीके से सर्वे करके उसका आकलन कर लेना, वही एक तरीके से सर्वे और निरीक्षण कहलाता था। ठीक है, तो इससे भी आधार पर एक तरीके से हम राजस्व का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये हुआ आपकी प्रशासनिक और आर्थिक जैसी शब्दावलियाँ जो दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, सिस्टम में, और ये आज भी कहीं ना कहीं ज़्यादा सुनने एवं देखने को भी मिलती है। तो इसलिए मित्र ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको रट लीजिएगा, इसका पूरा प्ले लिस्ट बनेगा, लेकिन प्ले लिस्ट बनने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो। किसी चीज़ को जितने ज़्यादा पढ़ोगे वो चीज़ उतनी ही आपकी होगी। ठीक है, और ज्ञान कैसी चीज़ है, ज्ञान को ना कोई बांट सकता है ना तो कोई छीन सकता है। ठीक है, तो इस पर आप विचार करिएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो का समापन कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।